व्हाट इज रियली बैकरूम्स। अगर तुमने बैकरूम्स मूवी देखी है तो तुम्हारे मन में भी काफी क्वेश्चंस होंगे। पिक्चर में तो तुम्हें किसी क्वेश्चन का मेरे ख्याल से अच्छे से जवाब मिला या ना मिला हो, बट हाँ ये चीज जरूर से आई होगी कि ये बैकरूम्स है क्या, एम्प्टी स्पेस कहाँ से आया, इसमें ये मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं एंड और भी बहुत कुछ। तो देखो ये सब समझने के लिए तुम्हें पहले बैकरूम्स की ओरिजिन स्टोरी को समझना पड़ेगा। ये सब स्टार्ट होता है 12 मई 2019 को, जब एक अनोनिमस यूजर एक एम्प्टी येलो ऑफिस की पिक्चर पोस्ट करके कहता है कि ऐसी और क्रीपी प्लेसेस के बारे में बताओ जो कि किसी टाइप से अनसेटलिंग या अनकंफर्टेबल लगे। जब लोगों ने उस पिक्चर को देखा, पुराना कारपेट, येलो वॉल्स, ना कोई इंसान ना ही कोई दरवाजा, सब कुछ खाली खाली, इसका कोई एंड भी नजर नहीं आ रहा था। तो किसी रीजन से लोगों को वो अनयूजुअल लगी। धीरे धीरे इस पर थ्योरीज बननी स्टार्ट हो गई। तब किसी यूजर ने इस पिक्चर को डिस्क्राइब करते हुए अपनी एक स्टोरी बना दी कि बच के रहना, क्या हो अगर तुम रियलिटी से नो क्लिप होकर बैक रूम्स में पहुंच जाओ। अगर तुम वीडियो गेम्स खेलते हो तो तुम्हें पता है कि नो क्लिप क्या होता है। इसको यूज करके तुम दीवारों के आर पार जा सकते हो। और इस थ्योरी के सर्कुलेशन में आने के बाद लोग अपनी ही और भी कहानियां बनाने लगे और अलग अलग जगह की पिक्चर्स भी पोस्ट करने लगे, जैसे कि अबेंडेंड वेयर हाउसेस, ऑफिसेस, पूल्स, टनल्स, होटल्स एंड गैरेज। बेसिकली इंटरनेट पर लोगों ने अपना ही एक अलग फिक्शनल यूनिवर्स बना दिया। एक ने कहानी बनाई तो दूसरे ने मॉन्स्टर्स, तीसरे ने सर्वाइवल रूल्स सेट कर दिए और धीरे धीरे करके इसकी कम्युनिटी बड़ी होने लगी। जिसके बाद 2002 में इस फिल्म के डायरेक्टर जो कि केन पार्सन्स है, उनकी एंट्री होती है, जो कि उस टाइम पर 16 साल के थे। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की और लिखा कि मैंने बैकरूम्स को ढूंढ लिया है, और यहीं से बाद में चलकर उन्होंने इस मूवी को भी बनाया। अब इतना तुमने समझ लिया है तो बात करते हैं मूवी की। तो देखो जो बैकरूम्स का एम्प्टी स्पेस है वो किसी टाइप से अनयूजुअल तो लगता है, जिसका कोई एड नहीं, लोगों के एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग देने लगता है। जहाँ पर रियल क्वेश्चन ये बनता है कि बैकरूम्स का रियलिटी से क्या रिलेशन है, ये किसी भी जगह पर रैंडमली अपीयर हो जाते हैं या फिर कोई पर्पस है। तो देखो स्ट्रेंजर थिंग्स में जैसे अपसाइड डाउन थी, वैसे ही बैकरूम्स है पर अलग। यहाँ पर चीजें अलग तरह से काम करती हैं और मॉन्स्टर्स भी। जहाँ पर अब तक मैंने जितना इस मूवी को समझा है, मुझे लगता है कि बैकरूम एक टाइप से एक फेडिंग मेमोरी की तरह है। जैसे कि मूवी में हमें कितनी बार दिखाया कि कुछ जगह तो बिल्कुल रियलिटी जैसी होती है, लेकिन कुछ बिल्कुल खाली। और एक शॉट में दिखने को मिलता है एक कमरा है, वो हर तरह की चीजों से भरा हुआ है और धीरे धीरे करके वो बिल्कुल खाली होने लग जाता है। मतलब कि जिस भी जगह पर बैकरूम्स की ये जो पोर्टल वगैरह है वो कनेक्ट होते हैं, वो जगह बैकरूम्स में तो एज इट इज वैसी होती है, लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीजें गायब होने लग जाती है। इसका प्राइम एग्जांपल क्लार्क की शॉप है। जब हमें वो बैकरूम्स में देखने को मिलती है, मोस्ट ऑफ द चीजें वैसी ही होती हैं, लेकिन बाकी जगह पर बिल्कुल खाली, क्योंकि क्लार्क की शॉप और बैकरूम्स के बीच का जो कनेक्शन है वो अभी बिल्कुल नया है, इसीलिए चीजें वहाँ पर एज इट इज हैं। और मेरे ख्याल से शायद वो धीरे धीरे करके टाइम के साथ गायब हो जाएंगी। और ये सिर्फ क्लार्क की शॉप के साथ ही नहीं है, बाकी जो हमें घर या फिर सोसाइटी वगैरह जितनी भी चीजें देखने को मिलती हैं, तो एक तरह से तुम ये समझ सकते हो कि बैकरूम्स एक तरह की ब्रेन या फिर मेमोरी की तरह काम करता है। वो चीजों को कैप्चर करता है, लेकिन वो टाइम के साथ साथ उन्हें भूलता भी जाता है। और जहाँ तक बात रही मॉन्स्टर्स की, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बैकरूम्स की ओरिजिन स्टोरी बताई थी, लेकिन वहाँ पर मॉन्स्टर्स का जिक्र नहीं था। ये सब कुछ बाद में हुआ है। बाद में लोग ये क्वेश्चन उठाने लगे कि अगर बैकरूम्स में कोई इंसान नहीं रहता तो क्या वहाँ पर कोई मॉन्स्टर रहता है, जहाँ पर लोग अपने हिसाब से अलग अलग चीजों को डिस्क्राइब करने लगे। केन पार्सन्स ने जो कुछ भी दिखाया वो मेरे ख्याल से वो उनकी अपनी थ्योरी है। जो मॉन्स्टर होता है, जो कि सेम एज इट इज क्लार्क के पायरेट वाले रोल के हिसाब से दिखता है, पहले उसको देखकर हम ये मान सकते थे कि उसने क्लार्क को अब्सॉर्ब कर लिया, यानी कि खा लिया, तो वो क्लार्क जैसा दिख रहा है। लेकिन क्लार्क जिंदा था और वो उसके बावजूद भी हूबहू वैसा दिख रहा है। शायद से उनके बीच कुछ सौदा हो सकता है, कुछ मेमोरीज का पार्ट वगैरह, लेकिन कोई तो रीजन था। जैसे कि हमने पिक्चर में भी देखा था, उसका उससे पहले एनकाउंटर हो चुका था, लेकिन उसने उसे तब मारा नहीं, लेकिन बाद में उसे मारता है क्योंकि वो उसके परमिशन के बिना ही मैरी को वहां पर ले आता है। और ये जो मेन मॉन्स्टर है वो बाकी मॉन्स्टर से किसी तरह अलग है, क्योंकि जो बाकी हैं वो इससे डरते हैं। वहीं पर उनका जो शरीर है वो खाया जा सकता है। फोम टाइप की चीज लग रही थी, मुझे तो काफी क्रीपी टाइप लगा। जो ये मेन वाला मॉन्स्टर होता है, जब मैरी ने इससे बचने की कोशिश की और ये उस हाथापाई में इंजर्ड हो गया, तब हमने देखा कि इसके शरीर से ब्लड भी निकल रहा है। वहीं पर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उस मॉन्स्टर को मारती तो नहीं, लेकिन वो पुतलों का इस्तेमाल करके उससे कनेक्शन बैठाने की कोशिश करती है, जहाँ पर हर लैंग्वेज में वो किसी तरह उसे वेलकम करते हैं कि धरती वालों की तरफ से आपको प्रणाम वगैरह जो कुछ भी था। तो बैकरूम्स को तुम समझ गए हो कि वो किसी तरह से फेडिंग मेमोरी की तरह काम करता है। मॉन्स्टर्स के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, शायद से इसका जब सेकंड पार्ट आए हमें और कुछ डिस्क्राइब किया जाए। लेकिन इसके बाद आता है क्वेश्चन मैरी वाला, उसको क्या हुआ था? हमने जो एंडिंग में देखा था, क्या वो भी एक मॉन्स्टर बन गई थी? जैसा कि हमें पता है उस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लगने के बाद इतना तो शक हो चुका था कि मैरी बचने नहीं वाली, शायद से उनके साथ काम करने लग जाए, लेकिन बाद में हमें
उसकी जो हालत देखने को मिली वो काम करने लायक तो नहीं थी। एक बार मैरी के ध्यान से तुम फेस को देखो, मतलब मल्टीपल आईज एंड ऑल दैट। इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब कोई किसी को याद करने की कोशिश कर रहा हो पर वो उसे याद नहीं कर पा रहा। तो देखो इसके दो रीजन बनते हैं, या तो अब मैरी वहां पर है इसलिए बैकरूम्स ने उसकी भी एक मेमोरी बना दी, मतलब कि एक क्लोन टाइप कुछ। और बैकरूम्स का जैसे कि हमें पता है कि वो चीजों को इमेजिन तो कर लेती है लेकिन एज इट इज नहीं, उसका ही पैरेलल कुछ। तो उसने जिस तरह से मैरी को इमेजिन करने की कोशिश की वैसा ही उसका क्लोन बना दिया। लेकिन इस बात को मैं ज्यादा हद तक सही नहीं समझूंगा क्योंकि बाकी ऑर्गेनाइजेशन वाले भी तो वहीं पर काम करते हैं, उनका भी तो बैकरूम्स एक तरह से क्लोन ही बना सकता था। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन वालों ने किसी तरह से मैरी को बैकरूम्स में ही रहने के लिए छोड़ दिया गया होगा और धीरे धीरे टाइम के साथ उसकी ये हालत हो गई। और यहाँ पर भी मैं यही सोचूंगा कि बैकरूम्स ने उसकी हालत की होगी कि शुरुआत में बैकरूम्स उसको याद रखता है लेकिन धीरे धीरे वो उसे भूलता जाता है, जिससे मैरी अपने आप को खोते हुए क्रीचर एंटिटी जो भी है उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके अलावा अगर तुम्हें बैकरूम्स के बारे में कुछ पता है तो मुझे जरूर से बताओ। क्या लगता है कि तुमने जो मैंने थ्योरी बताई है वो सही है? क्या कुछ और भी चीजें जो कि शायद मैंने नोटिस नहीं की? तुम वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी वीडियो को बनाने में मेहनत लगी है तो यार इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अगेन तुम्हारे इस थ्योरी के बारे में विचार भी जरूर से बताना। तब तक के लिए अलविदा।